हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद कुमार गुरुजी में। दोस्तों, हमेशा की तरह आप लोगों के सामने उपस्थित हूं आज एक नया विज्ञापन, नई भर्ती के लेके। आज का विज्ञापन खास होने वाला है रेलवे की तरफ से। ये आरआरबी रेलवे ग्रुप डी की भर्ती को नोटिफिकेशन, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, वैकेंसियाँ जो अभी आई हैं 32,438 वैकेंसी आई हैं, जो कि काफ़ी कम है। रेलवे काफ़ी समय से कह रहा था कि 2 लाख, 2.5 लाख पद खाली है, लेकिन जो है वैकेंसियों की जो अनुमान था कि कम से कम 50 से 60 हज़ार वैकेंसियाँ आनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी रेलवे ने थोड़ा-सा निराश किया है और 32,438 भी वैकेंसियाँ निकाली है। इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे सब लोग मिलके कि सरकार पे दबाव बनाया जाए, ताकि जो है वैकेंसियों की संख्या बढ़ाई जाए। हो सकता है, उम्मीद है कि सरकार इसको 50 से 60 हज़ार वैकेंसियों की तक आगे कर भी दे इनकी संख्या। ठीक है? तो आज हम इसी पे बात करेंगे। इसमें थोड़ा-सा एक असमंजस और ये भी था कि योग्यता को लेके। और नोटिफ़िकेशन जो है रेलवे ने दिसंबर में ही जारी कर दिया था अपनी वैकेंसियों को लेके, ठीक है? लेकिन योग्यता के बारे में जो है क्लेरिफ़िकेशन नहीं आ रहा था। तो अब जो है ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन जारी हो चुका है और उसमें योग्यता के बारे में पूरा क्लेरिफ़िकेशन दे रखा है, ठीक है? तो दोस्तों, आज के वीडियो हम इसी सब पे बात करने वाले हैं, किससे वैकेंसी हैं, ठीक है? किन-किस ज़ोन में वैकेंसी निकली हैं, कौन-कौन से पदों के लिए वैकेंसी हैं, ठीक है? कौन-कौन सी योग्यता वाले लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, इन सारे पहलुओं पे हम आपको विस्तार से बताएँगे। आप लोगों से बस विनम्र अनुरोध है ये कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? और लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। तो आइए अब बात करते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो वैकेंसी निकली है ग्रुप डी की। 32,438 पद है टोटल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो एप्लीकेशन फार्म भरे जाने की शुरुआत हो रही है 23 जनवरी 2025 से, ठीक है? लास्ट डेट कब तक है? 22 फरवरी 2025 तक। लास्ट डेट ज़रूर याद रखिएगा, 22 फरवरी 2025 तक इसकी लास्ट डेट है, रात्र 11:59 तक, ठीक है? लास्ट डेट के लिए बैठे मत रहिएगा, आप लोग इसका आवेदन टाइमली करिएगा, क्योंकि लास्ट समय में कई बार वेबसाइट जो है रश ज़्यादा हो जाता है तो आपका हैंग होने लगती है। तो इस वजह से जो है पहले से इसको आवेदन करके रखिएगा आप लोग, ठीक है? फार्म भरते समय अगर आपको त्रुटि हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो आपको सुधार का भी मौका मिलेगा। जो सुधार का मौका मिलेगा वो 25 फरवरी 2025 से लेके 6 मार्च 2025 के बीच में मिलेगा, ठीक है? लेकिन ये सुधार आपको जो है ₹250 पेमेंट देने के बाद ही कर पाएँगे, उससे पहले बगैर पेमेंट के आप इसमें कोई भी सुधार नहीं कर पाएँगे। और 6 मार्च 2025 के बाद किसी प्रकार का कोई भी सुधार जो है गवर्नमेंट मानेगी नहीं, या रेलवे किसी प्रकार का सुधार इसमें मानेगा नहीं है। ठीक, बात करते हैं फीस कितनी है। जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो फीस रखी गई है ₹500 रखी गई। वहीं एससी, एसटी और पीएच और फीमेल कैटेगरी के लिए ₹250 रखी गई। फीमेल किसी भी कैटेगरी की है तो उसकी फ़ीस जो है मात्र ₹250 रखी है, जो कि रेलवे के द्वारा एक अच्छा इनिशिएटिव है। बहुत सी हमारी बहनों को जो है फार्म भरने में समस्या आती है, फ़ीस की वजह से वो कई बार फार्म नहीं डाल पाती हैं। तो इसमें थोड़ा-सा रेलवे ने उनके लिए रियायत दी है कि किसी भी कैटेगरी की कोई फीमेल कैंडिडेट है तो उसके लिए मात्र ₹250 ही पेमेंट करना है। ऐज की बात करते हैं तो 18 से 36 साल की उम्र के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। पहले ये उम्र जो है 18 से 33 साल के लोगों के लिए थी, ठीक है? इस बार 3 साल के कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए 3 साल की एक्स्ट्रा छूट दी जा रही है, वन टाइम छूट दी जा रही है ये। तो ये छूट जो है सभी कैटेगरी के लिए, यानी सभी कैटेगरी के लोग जो 18 से 36 साल के लोग आवेदन कर सकते हैं। जहाँ तक बात करते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी के लोग, तो रिजर्वेशन कैटेगरी में अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आता है, तो उसे 3 साल की अपनी मैक्सिमम आयु में छूट मिलेगी। अगर कोई कैंडिडेट एससी, एसटी कैटेगरी के आता है, तो उसे मैक्सिमम आयु में जो है 5 साल की छूट मिलेगी, ठीक है? अगर कोई कैंडिडेट जो है आपका हैंडीकैप्ड कैटेगरी में आता है, तो उसे मैक्सिमम एज में 10 साल की छूट मिलने वाली है, ठीक है? अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो ओबीसी में भी आता है और हैंडीकैप्ड भी है, तो उसे टोटल मैक्सिमम आयु में जो है 13 साल की छूट मिलती है। वहीं कोई कैंडिडेट अगर एससी और एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आता है और हैंडीकैप्ड भी है, तो उस केसेस में उसको मैक्सिमम आयु में जो है 15 साल की छूट मिलेगी, ठीक है? तो ये था दोस्तों हमारे एज से संबंधित बात। इसके बाद बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन, जिसका आप सभी को इंतज़ार था कि क्वालिफ़िकेशन आखिर क्या रहने वाली है। पहले बहुत सारी अफवाहें चल रही थी कि केवल 10th पास वालों को मौका मिलेगा या आईटीआई वालों को ही मौका दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें थी,
ठीक है, अब क्लैरिफिकेशन कर दिया गया है, क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो 10th पास मांगी गई है, केवल 10th पास क्वालिफिकेशन है। ठीक है, अगर आपके पास आईटीआई है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जितनी भी पोस्ट हैं, करीब करीब 14 कैटेगरी के अंतर्गत आप पोस्ट है जो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, जिसमें आपके असिस्टेंट एसएनटी है, असिस्टेंट वर्कशॉप है, असिस्टेंट ब्रिज है, असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन है, असिस्टेंट लोको शेड एंड डीजल है, असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल है, असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल है, असिस्टेंट वर्कशॉप है। ठीक है, असिस्टेंट मशीन है। ठीक है, या पॉइंट्समैन है, या ट्रैक मेंटेनर है। इसमें किसी भी प्रकार की अगर आपके पास किसी भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो उस पोस्ट के लिए मिनिमम योग्यता जो है 10th पास रखी गई है। ठीक है, अगर बात करते हैं अपेयरिंग वाले कैंडिडेट, तो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट केवल उस केस में इसमें आवेदन कर सकते हैं अगर 22 फरवरी तक, यानी 22 फरवरी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उस तक अगर उनका रिजल्ट आ जाता है, डिक्लेयर हो जाता है 22 फरवरी 2025 तक, तो वो आवेदन कर सकते हैं, अदरवाइज आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो 22 फरवरी 2025 तक तो रिजल्ट आना हाई स्कूल वालों का बहुत मुश्किल है, इस समय तो एग्जाम ही हो रहे होंगे। ठीक है, तो सीधे सीधे शब्दों में कहें कि केवल हाई स्कूल पास कैंडिडेट है या आईटीआई पास कैंडिडेट है वो ही लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, सारी पोस्टों में किसी भी पोस्ट के लिए आप जो उसमें चाहे आवेदन कर सकते हैं, जहां भी असिस्टेंट लगा है आप हर पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस देखिए इसका 4 चरणों में होने वाला है। अभी तक जो उन्होंने दे रखा है कि पहला जो राउंड होगा वो सीबीटी एग्जाम का होगा। ठीक है, अभी सिंगल ही सीबीटी एग्जाम के रूप में उन्होंने बताया है। रेलवे के पास ये अधिकार सुरक्षित है, वो चाहे तो एक से ज़्यादा सीबीटी भी करा सकता है, लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन में दे रखा है वो सीबीटी एग्जाम कराएगा। ठीक है, जो सीबीटी क्वालिफाइड करेंगे उसके 3 टाइम्स लोगों को पीईटी के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक, पीईटी क्वालिफाइड करेंगे, उसमें वैकेंसियों के सापेक्ष जो लोगों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद में जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाइड करेंगे उन्हीं को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो टोटल ये 4 चरणों में प्रक्रिया होने वाली है। अब बात कर लेते हैं सीबीटी एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, एग्जाम पैटर्न कैसे होगा, क्या क्या सिलेबस होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सीबीटी में जो पहला सेक्शन होगा वो जनरल साइंस का होगा जिसमें 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अगला सेक्शन मैथ का होगा जिसमें 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद अगला सेक्शन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का होगा जिसमें 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का होगा जिसमें 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो टोटल जो क्वेश्चंस आने वाले हैं सीबीटी 1 में, इसमें आपके 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का समय दिया जाएगा। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये था हमारा इसका पैटर्न। बाकी रहा सिलेबस, तो सिलेबस आप हमारी स्क्रीन पे देख लेंगे, आपको हर एक चीज़ के सब्जेक्ट का वाइज आपको सिलेबस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कि फॉर्म भरते समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट के लिए रिक्वायरमेंट जो आपको सबसे पहली है वो 10th की मार्कशीट होनी चाहिए आपको फॉर्म भरते समय। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत है तो ओबीसी सर्टिफिकेट, यानी जाति प्रमाण पत्र ओबीसी का चाहिए होगा। ऐसे ही अगर एससी एसटी कैटेगरी के अंतर्गत है तो एससी एसटी का आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है, अगर आप ओबीसी और विकलांग कैटेगरी के हैं तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, विकलांग का सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा फॉर्म भरते समय। सेम कैटेगरी आप ये एससी एसटी और विकलांग कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको एससी एसटी का सर्टिफिकेट प्लस आपका जो है विकलांगता का सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। इसके साथ में आधार नंबर चाहिए होगा आपको, और आपका एक फ़ोटो, पासपोर्ट फ़ोटो चाहिए होगा। बाकी साइन तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ कर ही देंगे। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं आपको फॉर्म भरते समय। ठीक है, अब बात करते हैं कि फाइनल सिलेक्शन होने के बाद सैलरी क्या मिलने वाली है। तो सैलरी अभी इन्होंने दे रखी है 18,000। इस सैलरी पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि अर्थ पे कमीशन जो है बैठ चुका है। तो जब तक आपका ज्वाइनिंग का नंबर आएगा तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि अर्थ पे कमीशन का जो है रिपोर्ट लागू भी हो जाए। ठीक है, तो सैलरी जो है ऑटोमेटिकली अर्थ पे कमीशन के बाद जो है बढ़ने की संभावना है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी जितनी भी अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से 35 से 40 हज़ार रुपये के आसपास आपकी सैलरी होने वाली है। ठीक है, आफ्टर ईयर पे कमीशन। अब बात करते हैं कौन कौन से जोन को आपको आवेदन करना चाहिए, आवेदन कौन कौन से जोन में वैकेंसी है। तो बात कर लेते हैं किन किन जोन में वैकेंसी निकली हुई है। तो वैकेंसी आपकी जो जोन वाइज वैकेंसियों की संख्या हम बात कर लेते हैं कौन कौन से जोन में वैकेंसी निकली हुई है।
जयपुर में 1433 वैकेंसी हैं। फिर ये प्रयागराज में 2020 वैकेंसी हैं। हुबली, इसमें 503 वैकेंसी हैं। जबलपुर 1614 वैकेंसी, भुवनेश्वर 964 वैकेंसी हैं, बिलासपुर 1337 वैकेंसी हैं, दिल्ली 4785 वैकेंसी हैं, ठीक है, चेन्नई 2694 वैकेंसी हैं, गोरखपुर 1370 वैकेंसी है, गुवाहाटी 2048 वैकेंसी है, कोलकाता 1817 वैकेंसी हैं, ठीक है। ईस्टर्न रीजन में और साउथर्न ईस्टर्न रीजन में अगर बात करें तो 1044 वैकेंसी है, ठीक है। मुंबई वेस्टर्न रीजन में 4672 वैकेंसी है। सेंट्रल रीजन की बात करें तो 3244 वैकेंसी है। इसी तरह हाजीपुर इस जो है वैकेंसियों की संख्या 1251 है। सिकंदराबाद में वैकेंसी संख्या 1642 है। तो ये जोन वाइज वैकेंसियों के बारे में हमने बताया आपको, ठीक है। आपको जिस भी जोन से आपको आवेदन करना है उसी जोन की वेबसाइट पे जाके आप लॉगिन करके इसका आवेदन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा कुछ भी आपके मन में डाउट हो किसी चीज़ से संबंधित तो आप कमेंट करिएगा, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि भविष्य में जो भी नोटिफिकेशन आते हैं उनकी आपको सूचना जल्द से जल्द मिल सके, ठीक है। बाकी जो लोग पहले से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उन लोगों से आग्रह है इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और अपने दोस्तों ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञापन को शेयर करिएगा, जिससे ज़रूरतमंद लोगों तक इसकी सूचना मिल सके, ठीक है। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी और नए वीडियो में नई प्रगति के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई दुरुस्त रखिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।